शुभोदय सभी को। इस टीसेट कार्यक्रम में स्वागत सुस्वागत। बच्चे, विषय में प्रवेश होने से पहले मैं आपका अमूल्यवान समय लेना चाह रही। उसी के अंतर्गत मैं अब मेरे पास जो विषय है आप तक पहुंचाने के लिए मैं भाषा की सहारा ले रही हूँ। भाषा यानी अपने हाव भावों का आदान प्रदान करना। ये भाषा होती है। भाषा कितने रूप के होते हैं? भाषा 3 रूप की होते हैं। मौखिक, पहला वाला मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। देखिए बच्चे, भाषा 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा यानी हमारे हाव भावों को दूसरों से प्रकट करना। अपने हाव भावों को प्रकट करने पर दूसरे लोग भी अपना भावों को समझना चाहिए। उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा वाला लिखित भाषा। लिखित यानी पाठक को समझ में आए जैसा लिखना पड़ेगा। अपने हाव भावों को लिखित रूप देना। वो लिखित रूप को पाठक पढ़कर समझना चाहिए। उसी को लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक यानी संकेत भाषा। सांकेतिक यानी तो संकेत भाषा। संकेत भाषा यानी इशारों से होती है। अब जो मानव में हो सकते हैं, पशु पक्षियों में भी हो सकते हैं। ज्यादातर मानव में हो सकते हैं। गूंगे लोग यानी अपने भावों को कैसे प्रकट करते हैं? इशारों से प्रकट करते हैं। उन लोगों की इशारों से प्रकट कर कर उन लोगों की भावों को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, इसी के अंतर्गत हमें भाषा 3 रूप होते हैं। पता चला कि 3 रूप होता है। भाषा 3 रूप होने पर आजकल दुनिया इतना वृद्धि हो गई है। तकनीकी तो बहुत वृद्धि हो गई। तकनीकी बहुत वृद्धि होने पर मानव एक दूसरों से बहुत दूर हो गए। समझो कि मोबाइल फोन में हाय बाय बोल रहे हैं। इस तरह एक दूसरे से दूर हो गया। अच्छा, हम इस तरह देखा जाए तो अपना भाषण मोबाइल फोन में हो रहा ज्यादा। चाहे मोबाइल में होने दो या नहीं तो सामने आसपास या नहीं तो फेस टू फेस होने दो। अपनी भाषा अच्छा रहना चाहिए। अपनी भाषा अच्छा रहना चाहिए। भाषा पशु पक्षियों में भी होती है। कैसा? तुम खुद जान सकते हो बच्चे। कैसा बोले तो, अब तुम्हारा घर में एक गाय है, समझो, है या नहीं, लेकिन अब तक तो समझो गाय है, समझो। उसका एक बछड़ा है। तो बछड़ा उसको भूख लगने पर उसका माँ को इशारा से बताती है। तब गाय समझकर उसका भूख मिटा देती है। ऐसा पशु पक्षियों में भी भाषा होती है। तुम ऑब्जर्व करो, तुझे ये पता चलेगा। अच्छा बेटा, इस दुनिया में आजकल ऐसा हुए ना, अपने व्यवस्था ऐसी बदल गई, एक दूसरे से समय ना मिले कि उतना। तो अपना भाषण यानी भाषा अच्छा रहने पर समाज में सब अच्छे रहते। अपना पूरा व्यवस्था अच्छा रहता। व्यवस्था अच्छा रहने पर हम भी अच्छा रहते। व्यवस्था अच्छा रहना बोले तो हमारा भाषण, अपने मुंह से निकली बात अच्छा रहना, तब
सुनने वाले एक्सेप्ट करके तेरे पास अच्छे रहेगा। भाषा अच्छा रहना, इसी के अंतर्गत हम कबीरदास दोहे में ध्यान देंगे। कबीरदास अपने दोहे में वाणी का बहुत, वाणी यानी अपने मुंह से निकली बात को बहुत विशिष्ट स्थान बताया, बहुत प्रमुख स्थान दिया। और कबीरदास का कहना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, कबीरा आपहु शीतल होय। अर्थात कबीरदास का कहना है, अपना बात, अपने मुंह से निकली बात अच्छे रहे तो सुनने वाले मधुरता का भाव, तन्मय होना, मधुरता का भाव महसूस होना, ताकि हम भी वो बात से अपना मन प्रसन्न हो उठे। इस तरह अपना बात रहना, अपनी वाणी मधुरता होनी चाहिए, कटुवाणी नहीं होनी चाहिए। कटुवाणी होने से, कटुवाणी किसकी समान होती है? तीर की समान होती है। मधुरवाणी औषधि की समान होती है। कटुवाणी तीर की समान अपने कानों से प्रवेश होकर अपने शरीर को पीड़ा कर देती है, नाश कर देती है। अपना वाणी अच्छा रहना चाहिए। वही मधुरवाणी औषधि के समान अपने शरीर को अच्छा कर देता है। कटुवाणी समाज में एक दूसरे से विरोधी बनने के लिए रास्ता बताती है, यानी मधुरवाणी एक दूसरे से मित्रत्व उत्पन्न करती है। ध्यान से सुनिए बेटा, कभी भी कटुवाणी बोलना नहीं चाहिए। कबीरदास का कहना है कि मधुरवाणी बोलना चाहिए। अच्छा बेटा, मधुरवाणी बोलना बोली मैं। अब मेरा दिल में जो मधुरवाणी है मैं एक बताती, मधुरवाणी बताती। आप सभी सफलता प्राप्त करें। इस मधुरवाणी मैंने आपको बता दी ना, इसको लिखित रूप देंगे। मानव ने लिखित रूप वृद्धि किए ना, पशु पक्षियों की जैसा नहीं ना। मानव ने लिखित रूप वृद्धि किए, लिखित रूप दिया, लिपिबद्ध किए अपने भाषा को। तो मैं मेरा दिल में जो तमन्ना है वो बता रही हूँ, मेरा वाणी बता रही हूँ। आप सभी सफल प्राप्त करें। इसको मैं शामपट पर यानी ये बोर्ड पर लिख रही हूँ। आप सभी सफल प्राप्त करें। अच्छा, मैं तो अब ये लिखित रूप दे दी। अच्छा देखिए बच्चे, मैं अब ये लिखित रूप दे दी। ए कैसा लग रहा आपको? लिखित रूप तो दे दी, लेकिन अच्छा लग रहा? मैं जानती हूं कि ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं लिखना अलग चेंज करती। आप सभी सफल प्राप्त करें। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ये शामपट पर मैंने लिख दी, आप सभी सफल प्राप्त करें। इस शब्दों को मैं एक व्यवस्थित रूप दी। एक व्यवस्थित रूप देने पर शब्द सारे मिलकर क्या बना है? जी,
वाक्य बना है। शब्द सारे मिलकर क्या हुआ बेटा? वाक्य बना। आज का हमारी विषय है वाक्य, वाक्य विस्तार है। आज का हमारी विषय वाक्य, वाक्य का विचार करेंगे, वाक्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के हैं, वाक्य के भेद कितने हैं, हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य, वाक्य या वाक्य विचार, इसी को अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। यानी वाक्य के बारे में, शब्द के बारे में पूरी तरह जानकारी इस सिंटैक्स में, इस वाक्य विचार में रहता है। बच्चे, अब वाक्य कितने प्रकार के हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, ये सब देखेंगे। पहले वाक्य क्या है, वो सब देखने से पहले वाक्य क्या है। वाक्य होता है अपने हाव भावों को प्रकट करना। इस स्लाइड में देखिए, प्रकट करे तो सुनने वाले भी अपने हाव भावों को समझना चाहिए। स्लाइड में देखिए, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहलाता है। देखिए बच्चे, जिस शब्द समूहों को इधर उधर लिखी थी ना मैंने, तो वैसा नहीं, एक शब्द समूह रहने पर, हम बोलने पर सुनने वाले या पढ़ने वाले उसका अर्थ समझना चाहिए, उसी को ही वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस वाक्य में आपको वाक्य की परिभाषा समझ में ना आए तो दूसरे शब्दों में देखिए, स्लाइड पर है। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए बेटा, विचारों को, अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा, आधा आधा नहीं, पूर्णता से प्रकट करना, और प्रकट करने वाली इस क्रिया को युक्त पद समूहों को वाक्य कहते हैं। अच्छा, मैंने अब बताई ना, मेरा तमन्ना ये है कि तुम सभी सफल प्राप्त करें इस तरह। अच्छा, ये भी समझ में ना आया समझो, तीसरा वाला है देखो, सरल शब्दों में, मतलब आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाए। मेरा विश्वास है कि इस लास्ट परिभाषा में वाक्य का डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, मैंने अब इस तरह थोड़ा थोड़ा लिखी थी ना, वैसा रहे तो वो वाक्य नहीं बनेगा। सार्थक शब्द रहना, वो भी निरर्धक शब्द ना रहकर सार्थक शब्द रहना। सार्थक शब्द रहकर उसको एक व्यवस्थित समूह में लिखते हैं। लिखने पर एक अर्थ आना, एक अपेक्षित, यानी अपने जो दिल में तमन्ना, यानी अपने जो दिल में बात रहता, वो बाहर निकलकर वो सार्थक शब्दों के रूप में व्यवस्थित करना। उस समूह को फिर से अपेक्षित अर्थ निकलना। खाली ऐसा लिख दिए तो इधर के उधर बात है, ऐसा नहीं तो कहाँ के शब्द लाके यहाँ पर लिखे तो नहीं हो सकता बेटा। ये एक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूहों को जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, तब क्या कहलाते हैं, उसको वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में है, देख लीजिए बेटा, विजय खेल रहा है। विजय खेल रहा है, ये विजय एक शब्द है, खेल एक शब्द है, रहा एक शब्द है। और दूसरा वाक्य में देखिए, बालक नाच रहे हैं, बालिका नाच रहे हैं। बालिका नाच रही है, क्या कर रही है वो बालिका? नाच रही है। तो बच्चे, इस शब्दों को एक व्यवस्थित रूप दिए हमने, एक व्यवस्थित रूप देकर अर्थ निकला उससे, उसी को वाक्य कहते हैं।
इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाक्य विचार को सिंटैक्स कहते हैं बेटा। तो आप इस परिभाषा को नोट्स कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनकर भूलना नहीं, क्योंकि ये आपके परीक्षा है तो बहुत 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 मुख्य है। वो कैसा? इससे पहले जो क्लासेस हुआ वो अपठित पद्य अपठित गद्य का हुआ है। अपठित पद्य में जो कुछ था अपठित गद्य में भी था, तो उसके अंतर्गत पद्य या नहीं तो गद्य वो पढ़कर नीचे आंसर जवाब लिखने की रहता। तो तुम लोग वाक्य का पूरी तरह जानकारी रहे तो ही परीक्षा में तुम्हारी जवाब प्रयुक्त कर सकते हैं, या नहीं तो चाहे थोड़े से प्रश्न भी रहते हैं परीक्षा में। अर्थग्रहित प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रश्न भी रहते हैं, वो खुद आपने ही लिखना पड़ेगा। पूरा अपठित गद्य पठित अपठित सब नहीं देते। इससे पूरा पेपर तो नहीं खत्म हो जाता बेटा। इसके अलावा तुम लोग कुछ प्रश्न भी लिखना पड़ेगा। रहने दो, इसमें भी अपठित गद्य अपठित पद्य में भी ऊपर देखकर नीचे लिखना ही पड़ेगा। पद्य देखकर उसको जवाब लिखना, वाक्यों में लिखना। जैसा है वैसा नहीं लिख सकते ना, उसको मॉडिफिकेशन करके लिखना पड़ता है। इसीलिए बेटा ध्यान देना चाहिए वाक्य का जानकारी पर, वाक्य का ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। वाक्य कैसा लिखना अच्छा से ध्यान दीजिए। प्रश्न पत्र में कंपलसरी 2-3 प्रश्न रहते हैं, और छोटे प्रश्न रहते हैं, बड़े प्रश्न भी रहते हैं। कक्षा के अनुसार रहते हैं, आपके स्तर के अनुसार रहते हैं। 6वीं कक्षा में छोटे छोटे 1 लाइन वाला, 1 वाक्य वाला शब्द लिखने के लिए रहते हैं, और 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा जैसे जैसे आप कक्षा बढ़ते ही रहते हैं वैसे आपको दिमाग से लिखना पड़ता है उत्तर। बच्चे देखिए कैसा लिखना, आप सोच समझकर जवाब लिखने की रहते हैं। आपका एक पत्र लेखन लिखने की रहता। पत्र लेखन लिखे जब तुम लोग वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त करना, कहाँ लिखना पड़ेगा, ये पूरा ध्यान देना चाहिए। ये पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्रश्न का जवाब में भी हों दे, ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जब तुम लोग प्रश्न पत्र का जवाब लिखते हैं उसमें करेक्शन करने वाले अध्यापक हो या अध्यापिका को आपका उत्तर यानी जवाब समझ में आने पर ही आपको अच्छे अंक दे सकते हैं। इसीलिए आपको वाक्य विचार पर ज्ञान रहना जरूरी है। वाक्य विचार का ज्ञान रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो बोलने में हो या नहीं तो लिखने में भी हो। बोलने में अच्छा विषय आया। अब बोलने में इससे पहले हमने बात कर लिए, बोलने में भी अच्छी बात होना चाहिए। सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बोलने की तरीका, अपना स्कूल में भी डिबेट है। डिबेट में वाद विवाद रहता, अपने हिंदी का क्या है, वाद विवाद। अच्छा, इस तरह हमारी शब्दों का प्रयोग करना उसे वाक्य कहलाता है। देखिए बच्चे, वाक्य के व्याकरण संबंधी विशेषताएं कितने हैं? 6 है। वो सार्थकता है। सार्थकता यानी इस स्लाइड में आप देख ले सकते हैं। सार्थकता यानी वाक्य में पूरे अर्थ अवश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, वही सार्थकता है। आकांक्षा यानी पढ़ने की इच्छा पैदा करना, बच्चों में जो
वाक्य पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत अभी गुजर कर अभी पढ़ने की इच्छा पैदा करना। अच्छा, योग्यता। योग्यता यानी वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। शब्द क्रम देखिए बच्चे, शब्दों का क्रमानुसार ना होकर अलग अलग रहने पर पढ़ने वाले पाठक नीरस हो जाते हैं। ताकि इससे पहले हमने देखे हैं शब्द इधर उधर लिखे तो वो क्रमानुसार नहीं होते हैं, इसीलिए क्रमानुसार लिखने पर बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, पाठक अच्छा पढ़ते हैं। निकटता यानी यहाँ पर एक शब्द शंकर है, शंकर अच्छा है, अच्छा, ऐसा लिखने पर दूर दूर रहने पर पढ़ने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए निकटता भी जरूरी है। अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। कहां पर कौन सा शब्द का मेल करना, जोड़ना, इसी पर ध्यान देना बच्चे। लिंग, वचन, काल, कारक आदि का अच्छा अपना वाक्य में प्रस्तुत करना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चे, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो होते हैं। वाक्य के अंग एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी अब राम अच्छा लड़का है, रावण असुर है, ऐसा रावण असुर है। रावण का असुर ये अलग की बात, बाद में देखेंगे। इसमें रावण ये उद्देश्य है। नीचे देखिए उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। विधेय यानी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब नीचे एग्जाम्पल के लिए एक दे दी मैं वाक्य, आपको मालूम होता है उस वाक्य देखे तो। इस वाक्य में राम पढ़ता है, इस वाक्य में मैं पढ़ता, राम पढ़ता है ना। इस वाक्य में क्या है? विधेय। इस वाक्य में पढ़ता है विधेय है। समझ में आए बच्चे? इस वाक्य में पढ़ता है विधेय है। देखिए बच्चे अगला स्लाइड में, वाक्य के रचना संबंधी भेद यानी रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाला सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा वाला मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा वाला संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। सरल वाक्य में अब जो मैं इससे पहले दो तीन वाक्य बताई वो सिंपल वाक्य के अंदर आ जाएगा। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य इसका हो सके तो तुम लोग इसमें देख लीजिए। सरल वाक्य ये है कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया या नहीं तो एक ही क्रिया एक ही कर्ता आए जब सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। ताकि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या नहीं तो एक विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए नीचे एग्जाम्पल है, बालक खेलता है। हाँ, इसमें पानी बरसा भी है। इसमें दूसरा वाक्य है पानी बरसा, बिजली चमकती है। ये सारे तीन सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य में देखिए, मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तुम लोग टाउन में देखे तो ये कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा बिल्डिंग को बताते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक के ऊपर एक आश्रित हुआ। इस मिश्रित वाक्य भी वैसा ही है। मतलब एक मुख्य वाक्य रहता, इसके ऊपर एक आश्रित वाक्य भी रहता है। इसे एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य, मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित वाक्य रहता जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए कि जिस वाक्य में मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं उसे मिश्रित वाक्य कह लेते हैं। देखिए बच्चे, पहला एक मुख्य वाक्य होता है, उसके आधार पर एक
उपवाक्य होता है। माता देखती है कि बालक खेलता है। समापिका क्रियाएं हैं, यानी जब परिसमाप्त होने की क्रिया। अब देखती भी है, कुछ ना कुछ देखती है। देखती मतलब क्या है, क्या देखती है यहाँ पर मालूम नहीं हो रहा है, इसीलिए बालक को, खेलते हुए बालक को माँ देखती है। बालक खेलता है, उसको खेलने की देखती है ना, इसीलिए समापिका क्रिया कहते हैं। दूसरा भी है उदाहरण, अगले स्लाइड में देखें तो संयुक्त वाक्य का मालूम होता। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य का मेल हो परंतु सभी वाक्य प्रधान होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य प्रधान होते हैं, दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है, लेकिन इसमें संयुक्त वाक्य में हर वाक्य प्रधान होते हैं। देखिए इसको कैसे पहचान सकते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ी हुई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें देखिए हर वाक्य मुख्य है, लेकिन इसको कैसे पहचान सकते हम, परीक्षा में आए जब और अथवा एवं अर्थात व तथा आदि योजक चिन्ह द्वारा संयुक्त वाक्यों को हमें पहचान सकते हैं। अगला स्लाइड देखिए, बोलने और लिखते समय व्याकरण का ध्यान। अच्छा, हम बोलते जल्दबाज में बोलते, वो अर्थ बदल जाता है। एक घर में समझो कि चोर आ गए, तब बीवी हस्बैंड को फोन करती है, ऐसा ऐसा हुआ, तब हस्बैंड ने बोलते रोको मत जाने दो। जब ऐसा बोले तो उसको समझ में आ जाता था कि रोको मत जाने दो, ऐसा समझ में आकर वो बीवी नहीं रोकी, इसलिए पूरा घर में सामान लूट गए। बाजू में भी वैसी है, पत्नी रोते हुए पति को चाय दी। इसमें कौन किसको दे रहे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा विराम चिन्हों की ध्यान देना चाहिए। अगला स्लाइड में देखिए, वाक्यों के अर्थ संबंधी भेद 8 होते हैं। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, इच्छाबोधक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक। विधिवाचक अफर्मेटिव, प्रश्नवाचक इंटरागेटिव, निषेधवाचक आज्ञार्थक, इस तरह 8 है। देखिए बच्चे, विधिवाचक यानी इसमें क्रिया पूरा होने का प्रकट हो जाता है, उसे विधिवाचक कहलाता है। सूरज पूरब से निकलता है, रमेश पढ़ता है, इसमें क्रिया पूरा हो रहा है। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में इंटरागेटिव होता है, प्रश्न करते हैं, रमेश पढ़ता, क्या रमेश पढ़ता है, पानी कब बरसा। निषेधवाचक में देखिए वैसा ही, रमेश नहीं पढ़ता है, वह नहीं दौड़ता है। इस तरह नकारात्मक शब्द निषेध वाक्य में होता है। अगला शब्द में देखें तो आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा या उपदेश का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य। रमेश तुम पढ़ो, इस तरह होते हैं। तुम यह काम जल्दी से पूरा करो, ऑर्डर देने की रहता इसमें। अच्छा, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक यानी अपना जो दिल में रहता वो आशीर्वाद की जैसा, ऐसा। अब देखिए नीचे वाक्य पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वर सबका भला करे, इस तरह वाक्य को इच्छावादक बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगला साइड देखे तो हमें विस्मयादि बोधक और संकेतवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक में हमें अपना हाव भावों का होता है, वाह क्या बात है, इस तरह आश्चर्य विस्मय का आदि भावों का प्रकट करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आप मैच जीत गए, इस तरह। संकेतवाच में, संकेतवाच के अंतर्गत हमें कुछ न कुछ संकेत देते हैं। यदि रमेश पढ़े तो ही पास हो जाए, आप कहे तो मैं जाती थी, इस तरह संकेत का प्रकट होता है। अगला स्लाइड देखिए, लास्ट वाला ये संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य में ज्यादातर संदेह, डाउट प्रकट होता। देखिए ये हो सकता नहीं हो सकता, इस तरह। शायद आज पानी बरसे, इस तरह बालक भी सोच रहा है हो डाउट से। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य से थोड़ा सा देखेंगे। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदले तो हमें देख सकते हैं स्लाइड में, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। सरल वाक्य मिश्र वाक्य में बदलने पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसका ध्यान देना चाहिए। स्लाइड पर है, देख लीजिए। और अगला स्लाइड देखिए,
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, इसको भी आप आसान से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस स्लाइड में। अस्वस्थ रहने के कारण यह परीक्षा में सफल ना हो सका, यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। इस पर आप ध्यान देना चाहिए कि योजक चिन्ह होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगला देखिए कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्थ के आधार पर मैंने जो 8 प्रकार के विवरण दी, अर्थ के आधार पर, यानी विधिवाचक, प्रश्नवाचक, ऐसा 8 प्रकार के विवरण दी मैं, उसको अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण के साथ विवरण देना चाहिए। आप और आपके दोस्त के बीच में, इस बीच में समाज में कोरोना वायरस फैले हैं ना, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। आप और आपके दोस्त के बीच में कोरोना वायरस से बचने के लिए हुई वार्तालाप को 10 वाक्यों में लिखिए। आप समझते हैं कि इस कोरोना वायरस हमें क्या भी नहीं कर सकते, लेकिन इस कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए तुम्हारा दोस्त क्या सतर्क रहने के लिए आप क्या करोगे, इस पर आप वार्तालाप आपका नोटबुक में लिख लीजिए, 10 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।